हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त एकदम। मैं भी बहुत मस्त। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक नया खूबसूरत सा लेक्चर लेकर हम आ गए और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर्स। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर्स। बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, एक डेरिवेशन है और थोड़ी बहुत बातें समझनी है। शुरू करें तो यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर क्यूट सा चैनल फिजिक्स वाला। चलिए नोट्स बनाना शुरू करें और हेडिंग लगाएं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल current carrying infinite wires. Force between two parallel current carrying infinite wires. सभी बच्चों को पता है कि जो बच्चे चाहें हमारी वेबसाइट www.physicswala.alakpande.com पे जाके इस लेक्चर के PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो वेबसाइट के प्रमोशन के बाद वापस आते हैं टॉपिक पे। एक ऑब्जर्वेशन हुई कि अगर दो पैरेलल वायर्स पास पास रखे गए और दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में हुआ I1 I2, तो देखा गया कि ये वायर्स कुछ मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और मैग्नेट वाली क्यों बोला हमने? क्योंकि देखा गया कि अगर करंट का डायरेक्शन पलट दिया जाए, यानी अगर वायर्स में करंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया जाए, तो देखा गया इस केस में ये दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर दिए। कुछ मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी नहीं लग रही है ना, कि एक तरफ से पास लाए तो अट्रैक्ट हुआ, दूसरी तरफ से पास लाए तो रिपेल हुआ। तो जो पैरेलल करंट होता है, जब करंट सेम डायरेक्शन में हो तो वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिपेल करते हैं। यही आज की ऑब्जर्वेशन है, इसको पहले नोट कर लो और दिमाग में बसाना स्टार्ट करो। एक नया फिनोमेना है कि अगर मान लो हमारे घर में दो तार है, उसमें करंट जा रहा है और दोनों तार में करंट सेम डायरेक्शन में है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप कहोगे चिपकते नहीं, क्योंकि फोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि उनको चिपका सके। और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। भी दिखाएंगे कि फोर्स बहुत छोटी आती है, बहुत बड़ी फोर्स नहीं आती है ना। इस वजह से ऐसा नहीं कि चिपक जाए कि दो तार तुमने घर में रखे, दोनों में करंट दौड़ा, अरे सर चिपके क्यों नहीं। फोर्स बहुत छोटी आएगी, अभी आज शो करेंगे हम। ठीक है, पढ़ा जाए इसको कि कितनी फोर्स है ना, कैसे आई फोर्स, क्यों लगी फोर्स, फिनोमेना समझा जाए। चले भाई पोस्टमार्टम करें इसका, इतना नोट कर लिया है। चलिए, अच्छा टॉपिक है करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे एक इनफाइनाइट वायर ले लेते हैं। ये हमने एक इनफाइनाइट वायर ले लिया। सपोज इसमें करंट दौड़ रहा I1 और इनफाइनाइट, और पैरेलल में एक और वायर ले लेते हैं, ये भी इनफाइनाइट वायर। इसमें मान लो करंट दौड़ रहा I2। ठीक है, दोनों में करंट हमने सेम डायरेक्शन में लिया तो दोनों अट्रैक्ट करते हैं। हम देखेंगे क्यों अट्रैक्ट करते हैं। लेट अस से दिस वायर इज 1, दिस वायर इज 2। एक को 1, एक को 2 बोला। अच्छा, 1 की वजह से मान लेते हैं पहले इनके बीच में डिस्टेंस है, सपोज कर लो D। हाँ, अब बताओ 1 की वजह से 2 पर कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? बिल्कुल बनेगी। आपको पता है करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। बायो-सेवर्ट्स लॉ से हमने निकालना सीखा था। अगर हम बोलें यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ड्यू टू दिस वायर, तो आप इस वायर में करंट के अलोंग अपना थंब रखोगे, राइट हैंड का, फिंगर्स को कर्ल करोगे और जिधर फिंगर जाएगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ऐसे थंब रखा, ऐसे फिंगर्स कर्ल की, तो हमने देखा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे इनवर्ड्स आ रही है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बन रही है? ये बन रही है ड्यू टू फर्स्ट, इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से इसके अराउंड हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। बट हमने कहा इसकी वजह से यहां पे क्या हो रहा है, तो हमने कहा हाँ यहां एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है अंदर के डायरेक्शन में। अब जरा सोचो, ये जो दूसरा वाला वायर है, इसको हमने सेकेंड वायर बोला है, ये करंट कैरिंग वायर है प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? है ना, आपने क्या पढ़ा था? whenever a current carrying wire is placed in a magnetic field it experiences a force. So the second wire
द सेकेंड वायर जिसमें करंट I2 है इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर। बोलो सही बोल रहे हैं? इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। सो सेकेंड वायर एक्सपीरियंसेस फोर्स। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? सभी लोग एक सुर में बोलेंगे, F इज इक्वल्स टू IBL साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ वेक्टर। पढ़ा था, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ वेक्टर। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम एक काम करते हैं, इसकी एक L लेंथ को कंसिडर करते हैं। हम इसकी एक L लेंथ को कंसिडर करते हैं, है ना, एक बार में। इनफाइनाइट वायर है, इसकी पूरी लेंथ पे तो फोर्स निकालना इम्पॉसिबल है। अगर मैं कहूँ इस पूरे वायर पे कितनी फोर्स लग रही, इम्पॉसिबल है भैया कैलकुलेट करना। L की जगह क्या रखोगे? इनफाइनाइट रखोगे, फोर्स भी इनफाइनाइट आ जाएगी। हाँ, बोले इस पूरे वायर पे कितनी फोर्स लग रही, कैसे निकालोगे? IBL साइन थीटा में L की वैल्यू आपको इनफाइनाइट रखनी पड़ेगी। तो हमने कहा L लेंथ ले लेते हैं कि इतनी लेंथ पे कितनी फोर्स लगी, कुछ एक पर्टिकुलर लेंथ पे देख लेते हैं कितनी फोर्स लगी, कुछ आइडिया तो मिलेगा कितना फोर्स है। तो हमने कहा फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी है तो उसी की वजह से फोर्स लग रही, इज इक्वल्स टू करंट कितना है इसमें I2। मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है? फर्स्ट वाला। लेंथ कितनी लेनी है? L। और एंगल बताओ कितना है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर और लेंथ वेक्टर ऐसे, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था 90% केस में एंगल 90 देता है। मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर और लेंथ वेक्टर देखो ये, सो एंगल इज 90 डिग्री, तो साइन 90। बहुत बढ़िया। सो दिस विल कम आउट टू बी I2। अब आई मैग्नेटिक फील्ड की बारी। एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से d डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर एट डिस्टेंस d, B इज इक्वल्स टू, बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 बाई d। I1 क्यों? क्योंकि इसके करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी है, इसके करंट की वजह से मैग्नेटिक, और ये करंट कैरिंग वायर इस मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा। सो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 बाई d। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, डिस्टेंस हर जगह d है, तभी तो पैरेलल लिया है, मल्टीप्लाइड बाई L। बहुत बढ़िया, ये फोर्स है। ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फोर्स अपॉन L, ये हम निकालना चाह रहे हैं। F बाई L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, अभी बताएंगे, 2I1 I2 बाई d। सर आपने डिवाइड क्यों कर दिया L इधर ला के? यार इनफाइनाइट वायर है, इसकी लेंथ तो हमें पता नहीं है। हमने L लेंथ को पहले कंसिडर किया, उसके ऊपर फोर्स निकाल ली, फिर हमने कहा चलो फोर्स पर यूनिट लेंथ देख लेते हैं, थोड़ा फील आ जाएगा कि 1 मीटर वायर पे कितनी फोर्स लग रही है। दैट विल बी कॉल्ड फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो हम क्या फाइंड करते हैं? वी फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। अब वो बात तो रही गई कि अट्रैक्ट करेगा कि नहीं अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं? राइट हैंड पाम रूल से। राइट हैंड पाम रूल से राइट हैंड की फिंगर्स को रखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब को रखो पॉजिटिव चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज का मोशन मतलब करंट का डायरेक्शन, जिधर पाम पॉइंट करे दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स इधर, तो इस पे फोर्स लगी इधर, इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। F by L लिख दिया, दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अपॉन लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर इज म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I1 I2 बाई d। अब चाहो तो सीधा न्यूटन्स लॉ लगा सकते हो, इसने इसके ऊपर इतनी फोर्स लगाई तो पलट के ये इसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगाएगा। इसी को तो बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। इसने इसको खींचा तो ये इसको खींचेगा। जैसे अर्थ हमें खींचती है तो हम अर्थ को भी खींचते हैं, एग्जैक्ट उसी फोर्स से। अर्थ हमें जिस फोर्स से नीचे खींच रही है, हमारे वेट की फोर्स से, उसी फोर्स से हम अर्थ को ऊपर खींचते हैं।
सिंपल है, जितनी फोर्स इसने इसको इधर खींचा उतनी फोर्स ये इसको इधर खींचेगा। नहीं मान रहे, करके दिखाएं। हम गारंटी दे रहे हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स आएगी वो इस तरफ आएगी, उसको आप लिख दोगे फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 2, एग्जैक्ट इसी के बराबर आएगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। यार ये तो वेरीफाई कर चुके हो, नहीं मान रहे, चलो करके देखेंगे। अभी ये समझ में आया कि सेकंड वाले को फर्स्ट वाला अट्रैक्ट कर रहा है, ये तो फील हो गया। मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाले ने अंदर बनाई, करंट इसमें ऊपर जा रहा है, तो हमने कहा फोर्स निकालने का तरीका क्या है, राइट हैंड पाम रूल है। फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखो, थंब को करंट डायरेक्शन में, फिर एक पल का जीना वाला डांस करो, जिधर पाम जाए दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये हो गई फोर्स। नोट कर लिया है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई डी। चलो खेल को बदलते हैं, मिटा रहे 1 2 3 4 मिटाने जा रहे, पॉज करें, नोट कर लो। चलो थोड़ा सा फर्स्ट वायर के ऊपर फोर्स निकाल लेते हैं, है ना। चलो फर्स्ट वायर के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वायर के बारे में, द फर्स्ट वायर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड वायर। So first wire experiences a force, ठीक है। जिस तरह से इसने यहां मैग्नेटिक फील्ड बनाई उस तरह से ये यहां मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कैसी बनाएगा, थंब रखो करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स को कर्ल करो, ये कचाक, यानी ये वायर यहां पर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रहा। थंब रखो करंट डायरेक्शन में, फिंगर्स कर्ल करो, यहां तो इनवर्ड बना रहा बट यहां पे आउटवर्ड। थंब रखो करंट डायरेक्शन, फिंगर्स को कर्ल करो, जहां जहां फिंगर जाए दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यहां पे अंदर है, यहां पे अंदर, इधर 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 इधर, यहां आके देखो बाहर, यानी इसकी वजह से यहां कैसी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इस जगह पे, आउटवर्ड। ये किसने बनाया, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स किसने बनाया, ड्यू टू सेकेंड। इस मैग्नेटिक फील्ड में अब फर्स्ट वाला वायर है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। फोर्स कितनी होगी, F इज इक्वल्स टू I B L साइन थीटा। थीटा यहां फिर से 90 दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, लेंथ ऐसे देखो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, लेंथ ऐसे, थीटा फिर 90, तो साइन 90 लग जाएगा। सो I B L साइन 90 विच इज 1, सो फोर्स विल बी I B L। इसको हम बोल देंगे फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 2। देखो लिखने का तरीका किताब में अलग हो सकता है पूरी किताब इसको F21 बोले, सबका अपना अपना तरीका है बताने का, अलग अलग किताबें अलग बताती हैं, कोई गलत नहीं है उसमें, फिजिक्स एकदम सही है। हमने कहा हम बता रहे हैं ना ये क्या है, हम खुद बोल रहे हैं फोर्स, दिस इज फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, क्योंकि सेकेंड से ही मैग्नेटिक फील्ड बनी है। कितना हो जाएगा इसमें, करंट कितना है I1, करंट कितना है I1, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I2 बाई डी। भाई इसके लिए करंट I2 रख दिया, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I2 बाई डी इंटू एल। फिर हमने कहा फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें चाहिए, तो इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई डी, है ना। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि कान चाहे ऐसे पकड़ो, कान चाहे ऐसे पकड़ो, पनिशमेंट ही मिलनी है। तो क्लियर है, वही आंसर आ रहा है। डायरेक्शन की बात करें तो राइट हैंड रूल यूज करेंगे, राइट हैंड पाम रूल। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, फिंगर्स बाहर। करंट किधर है, ऊपर, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पाम से मिलेगा फोर्स का डायरेक्शन। देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, थंब करंट डायरेक्शन ऊपर और पाम से फोर्स, तो इस पे फोर्स लगेगी इस तरफ। दिस इज फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। तो आप देख रहे हो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर फोर्स पर यूनिट लेंथ ही क्यों निकालना है, क्योंकि इनफाइनाइट वायर पे टोटल फोर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। यूनिट लेंथ ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड सेम आ रही है ना, बस डायरेक्शन अलग है, वैल्यू दोनों की सेम है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई डी। सो व्हेन देयर आर टू parallel wires kept at a small separation d apart and carries current in the same direction, then they attract each other। attraction तभी होगा जब same direction का current हो, opposite हो तो repel करेंगे, बाकी वैल्यू तो सेम आएगी। भाई अपोजिट करोगे तो वैल्यू तो सेम ही आएगी ना करंट की। डायरेक्शन अभी सोच लेते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ पहले, फोर्स पर यूनिट लेंथ।
अपोजिट वाला जरा यहाँ पे सोच लो, बस इतना सोचना है कि अट्रैक्ट करेगा रिपेल। भाई वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, बस डायरेक्शन चेंज होगा फोर्स का। सुनो, I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ड, चलो फोर्स निकालते हैं इसके ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट किधर है? नीचे। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट किधर है? नीचे। रिपेल, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1। इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी? थंब रखा करंट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ये भी इनवर्ड बना रहा है इस बार, देखो ना, थंब रखा करंट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हुई। इस पे फोर्स किधर लगेगी? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स इधर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट हुआ तो क्या होगा? रिपल्शन। बाकी वैल्यू तो सेम ही आएगी, आप समझ ही रहे हो ना, कुछ और तो चेंज हुआ नहीं, डिस्टेंस डी ही है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी वही आएगी, बस डायरेक्शंस वगैरह चेंज हुए। भाई इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 बाई डी, और इस पर फोर्स पर यूनिट फोर्स निकालोगे तो I2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 बाई डी इंटू एल, फिर एल से डिवाइड करोगे, सेम आएगी फोर्स की वैल्यू। और अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्ट, तो आइदर दे अट्रैक्ट ईच अदर और दे रिपेल ईच अदर based on the direction of current. The force per unit length of attraction or repulsion is mu naught by 4 pi 2 I1 I2 by d. ये याद रखना एक बात कि F21 is equals to minus of F12, न्यूटन्स थर्ड। इक्वल है वैल्यू में, माइनस लगाया क्योंकि अपोजिट है डायरेक्शन। मॉड लगा दो दोनों को एक सीधा सीधा इक्वल कर दो, है ना, वेक्टर लिखा इसलिए माइनस लिखना पड़ा कि ये इधर तो ये इधर, इक्वल इन वैल्यू, अपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर है? छोटी सी बात थी, समझ में आ गया। अब इससे कहा जाता है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर बताएं। मिटा रहे इसको, छाप ले, छापना है तो पॉज करके छाप ले, 1 2 3 4, मिटा रहे, पॉज करें, छापें, 1 2 3 4, मिटा रहे, ओके। हाँ, तो इससे ना इन लोग डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर बताने की भी कोशिश करते हैं, कहते हैं कि 1 एम्पियर यहां से डिफाइन करेंगे हम, और डिफाइन करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो पैरेलल वायर हैं, इनफाइनाइट स्ट्रेट पैरेलल वायर, ठीक है। अच्छा, इनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कितना फोर्स होगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई डी। अब ये अट्रैक्शन होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट है। तो ये बोलते हैं कि इफ I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, अगर दोनों ही तार में 1 एम्पियर करंट फ्लो करा दे। 1 एम्पियर छोटा करंट नहीं होता, कभी ये मत सोचना, 1 एम्पियर छोटा करंट नहीं होता। आपके घर में मैक्सिमम जो परमिसिबल करंट है वो 30 एम्पियर है टोटल। 1 एम्पियर एक बड़ा करंट है, समझ रहे हो, बहुत बड़ा करंट होता है 1 एम्पियर, इज नॉट स्मॉल। बच्चे सोचते हैं 1 एम्पियर बहुत छोटा है, बहुत बड़ा करंट है। तो 1 एम्पियर का करंट दोनों में दौड़ाया, और इन्होंने कहा कि अगर डी को हम 1 मीटर रख दें, कंडीशन लगाई, इस केस में फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी आएगी? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 बाई 1। म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 10 इंटू 10 की पावर -7, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -7। फोर्स है न्यूटन में, पर यूनिट लेंथ यानी मीटर में, 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन पर मीटर। कैसे डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर को? ये बोलते हैं 1 एम्पियर इज दैट करंट, 1 एम्पियर इज दैट करंट, डिफाइन कर रहे हैं 1 एम्पियर को, डेफिनेशन दे रहे हैं, इज दैट करंट विच व्हेन फ्लोज इन 2 पैरेलल infinite wires kept at 1 meter apart produces a force of attraction per unit length between them of 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन पर मीटर। नोट करें फिर इसको समझाते हैं, पहले नोट कर लें इसको, इतनी बात जो
नोट कर लिया? हाँ, तो 1 एम्पियर वो करंट है जो जब दो पैरेलल वायर्स में सेम डायरेक्शन में चले, जिनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर हो, तब वो दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विथ अ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। देख रहे हो, काफी छोटी फोर्स है, वो भी 1 मीटर के वायर पे, यानी इतने बड़े वायर पे इतनी फोर्स लग रही है। सोचो, इतने बड़े बड़े वायर आपके घर में रखे हो और उसके ऊपर इतनी फोर्स लगे तो वो आपस में अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। टेबल पे रखे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रहा है? या तो कहीं बंधे हुए हैं तो टेंशन है उनके अंदर, अपनी पॉइंट पे रुके हुए हैं तो वो अट्रैक्ट होके चिपकेंगे नहीं। बहुत बड़ी फोर्स नहीं है। हाँ, वायर की लेंथ बहुत ज्यादा होगी, या करंट बहुत ज्यादा होगा, या डिस्टेंस बहुत कम होगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। डिस्टेंस अगर बहुत कम कर दोगे देन फोर्स विल बी वेरी वेरी लार्ज। क्लियर है? तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन यहीं से आई है। क्या आई है कि भाई 1 एम्पियर इज दैट करंट व्हिच व्हेन फ्लोज इन 2 पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट produces a force of attraction per unit length between them of 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। हो गया ये कंसेप्ट तैयार? बस इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। 1-2 क्वेश्चन आप करना चाहो तो कर सकते हो। बस इसमें कॉन्सेप्ट यही याद रखना है कि पैरेलल वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एंटी पैरेलल हो तो रिपेल करते हैं। जैसे क्वेश्चन कर लो, फाइंड नेट फोर्स ऑन वायर बी। फाइंड नेट फोर्स ऑन वायर बी। चलिए यहाँ पे हम 3 इनफाइनाइट वायर ले लेते हैं। ये पहला वायर, इसमें करंट है मान लो 2 एम्पियर का। ये दूसरा वायर, इसमें करंट है मान लो 2 एम्पियर का। ये तीसरा वायर, इसमें भी करंट मान लो 2 एम्पियर का, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इस वायर को मैंने बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी। हमसे पूछा व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन वायर बी। करिए, डिस्टेंस इनके बीच में 1 मीटर मान लीजिए। ये डिस्टेंस 1 मीटर, ये डिस्टेंस भी 1 मीटर। नेट फोर्स ऑन वायर बी। तो वायर बी पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? ए भी लगाएगा और सी भी लगाएगा। ए बी पे कैसी फोर्स लगाएगा? अट्रैक्टिव, दोनों पैरेलल हैं तो ये फोर्स लगी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। इसने अट्रैक्ट किया, सेम तरह के करंट है, और ये अपोजिट तरह के करंट है तो सी बी को रिपेल करेगा। भाई अपोजिट डायरेक्शन वाले करंट क्या करते हैं? रिपेल। तो सी बी को रिपेल किया, इस तरफ फोर्स लगाई, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। बोलो आया? ए ने बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगी। हमसे पूछा नेट फोर्स ऑन बी, ए और सी की बात नहीं किया। तो ए ने बी को अट्रैक्ट किया और यहां अपोजिट डायरेक्शन करंट है तो सी ने बी को रिपेल किया। सो आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन बी, इट विल बी फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। बोल सकते हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएंगी। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। कितनी फोर्स होती है? μ0/4π 2 इंटू I1 I2 की वैल्यू BC के लिए, I1 I2 की वैल्यू 2 इंटू 2 अपॉन डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। यहाँ पे भी सेम है, μ0/4π 2 इंटू I1 I2, इनके लिए भी I1 I2 सेम है, 2 इंटू 2 अपॉन डिस्टेंस 1। तो μ0/4π होगा 10⁻⁻7, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, मतलब 2 बार तो 16। तो 16 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर है ना। नेट फोर्स ऑन वायर बी पर यूनिट लेंथ ऑफ बी है ना। टोटल फोर्स तो आप निकाल भी नहीं सकते इनफाइनाइट वायर पे। सो नेट फोर्स ऑन वायर बी पर यूनिट लेंथ ऑफ बी ही आप फाइंड कर सकते हो। यूनिट लेंथ हो या बोल दे कि वायर बी के 4 मीटर पे कितनी फोर्स लग रही है तो कर सकते हो। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में बोल देता व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन 4 मीटर ऑफ वायर बी, तो यूनिट लेंथ पे फोर्स मिल गई है, इसको 4 मीटर से मल्टीप्लाई कर देना है ना। मान लो बोलता वायर बी के 5 मीटर पे कितनी फोर्स है, तो यूनिट लेंथ पे फोर्स मिल गई है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना। इससे ज्यादा इसमें और कोई सवाल बन नहीं सकता। ये याद रखना था कि पैरेलल करंट अट्रैक्ट करते हैं, एंटी पैरेलल रिपेल करते हैं। तो मैंने कहा ए ने बी को अट्रैक्ट किया और सी ने बी को रिपेल किया। नेट फोर्स पूछा था, नेट फोर्स तो नहीं निकल सकती पर यूनिट लेंथ पे निकल सकती है, दोनों सेम डायरेक्शन पे ऐड कर दिया। इस तरह से नेट फोर्स ऑन सी निकालो। चलो आप कमेंट करो अब
कमेंट में बताओ व्हाट इज द नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सी। इसको निकाल के कमेंट करें। यहीं पे इस वीडियो करते हैं समाप्त। अब अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।